हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में सीखेंगे। अक्षांश और देशांतर वास्तविक रूप में ये पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींची गई रेखा नहीं होती है। ये दोनों ही अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखा होती है। यदि ये काल्पनिक रेखाएं हैं तो आखिर इनकी आवश्यकता क्यों है? आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करते होंगे। किसी भी स्थान, किसी भी पते पर जाने के लिए आप लोग गूगल मैप का यूज करते होंगे, जो जीपीएस के माध्यम से गूगल मैप चलता है। तो वो आपको उस स्थान पर पहुंचा देता है। तो जिस स्थान पे आप लोग पहुंचते हैं उस स्थान का अपना एक अक्षांशी और देशांतरी स्थिति होती होगी, और उसी अक्षांशी देशांतरी स्थिति के आधार पर ही गूगल मैप वर्क करता है, जीपीएस भी वर्क करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक होने के बावजूद भी इनका वास्तविक भौतिक जगत में एक अहम रोल है। लेकिन कभी कभी गूगल मैप से कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है ना। आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि गूगल मैप के माध्यम से एक व्यक्ति चल बसा। तो उसमें गूगल मैप की कोई गलती नहीं होती है, उसमें हो सकता है जो यूजर होता है उसकी गलती हो। खैर, ये सब बात की बातें हैं। हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, अक्षांश और देशांतर। तो आज की वीडियो में हम लोग अक्षांश के बारे में जानेंगे, देशांतर के बारे में जानेंगे, अक्षांशों पर स्थित विभिन्न देशों के नामों के बारे में जानेंगे। अक्षांशों के क्या क्या नाम हैं। कुछ ऐसे अक्षांश होते हैं जो अपनी विशेषता रखते हैं, तो उन विशेषताओं के आधार पर कुछ अक्षांशों का नामकरण किया गया, उनका नाम रखा गया, उनके नाम के बारे में जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त ये तीनों एक ही होते हैं या अलग होते हैं। शायद आप लोग भी इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे कि हमने तो अभी तक अक्षांश रेखा ही सुना है, लेकिन यहाँ पर तो अक्षांश की बात हो रही है, अक्षांश रेखा की बात हो रही है और अक्षांश वृत्त की बात हो रही है। जी हाँ, ये तीनों एक नहीं है, अलग हैं, लेकिन बने एक ही चीज़ से हैं। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न तो ये होता है कि अक्षांश और देशांतर को पहचानने में कुछ लोग गलती कर देते हैं, उल्टा बता देते हैं। देशांतर को अक्षांश कह देते हैं और अक्षांश को देशांतर कह देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई ग्लोब हो गया, मैं पहचान बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई ग्लोब हो गया, ठीक। अब इस ग्लोब पर जो क्षैतिज रूप में रेखा मैं खींच रहा हूँ, ये देखिए क्षैतिज रूप में मैं रेखा खींच रहा हूँ, ये सभी क्षैतिज रूप में है। ये जो क्षैतिज रूप में रेखाएं मैं खींच रहा हूँ, इनको अक्षांश कहते हैं। अब इसी में यदि इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रूप में रेखा खींच दी जाए तो इसे देशांतर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। अभी मैं आप लोग को पहचानने का इसका एक आसान तरीका बताऊंगा और आप लोग भूलेंगे नहीं अक्षांश और देशांतर को पहचानने में, ठीक। अब देखिए, इसमें जो रेड कलर से है, ये जो रेड कलर से है इसे देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे देशांतर कहेंगे। और इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और जो इसमें ये ब्लैक कलर से खींचा गया है, ये ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर वाला, इसे अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। यानी कि जो क्षैतिज है वो अक्षांश है और जो ऊर्ध्वाधर है वो देशांतर है। तो इसे लैटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटीट्यूड कहते हैं। लैटी का मतलब लेटा हुआ। मैं ऐसा नहीं है कि लैटी का मतलब लेटा हुआ, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। मैं आपको पहचानने का एक साधारण सा तरीका बता रहा हूँ। लेटी लेटा हुआ, लेटी लेटा हुआ। तो जो लेटा है, जो ब्लैक कलर से है वो लेटा हुआ है, तो ये अक्षांश हो गया। और यहाँ पर जो
ऊर्ध्वाधर रूप में है वो देशांतर हो गया। ठीक है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अब यहीं पर एक चीज़ और समझिए कि जो अक्षांश होते हैं ये पूर्व से पश्चिम खींचे जाते हैं, पूर्व से पश्चिम खींचे जा रहे हैं, देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम है। तो इधर देखेंगे तो ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर सदैव आपका नॉर्थ और नीचे साउथ होता है, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची जा रही है उसे अक्षांश, और जो उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है इसे देशांतर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अक्षांश और देशांतर को समझ गए। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है और अक्षांश वृत्त क्या होता है, देशांतर क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर मैं एक गोला बना रहा हूँ, इस गोले को आप लोग या तो पृथ्वी समझ लीजिए या तो इसको आप लोग ग्लोब समझ लीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीच में एक कोई केंद्र होगा, पृथ्वी के बीच में क्या होगा, एक कोई केंद्र होगा। हाँ, ये ठीक बीच में है, तो पृथ्वी के बीच में एक केंद्र है। अब इस केंद्र से ध्रुवों की तरफ, इधर देखिए ध्रुव होता है, इधर क्या है ध्रुव, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब ये बीच में शायद है नहीं, इसको थोड़ा सा और बीच में कर दिया जाए यहाँ पर। ठीक, ये बीच में हो गया। अब एक हम लोग कोई मानक रेखा खींच देते हैं इसी केंद्र से क्षैतिज रूप में, ये क्षैतिज रूप में एक कोई मानक रेखा हो गया। ठीक है, इसे आप चाहें तो 0 डिग्री के अक्षांश रेखा का नाम दे दीजिए, या इसी को आप भूमध्य रेखा कह लीजिए। क्या कह लेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कह लीजिए। अब देखिए कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की तरफ उत्तर या दक्षिण, इधर उत्तर है इधर दक्षिण, ये रेखा इस गोले को 2 भागों में विभाजित करेगा। उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध होगा और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो आप अब ऐसे समझिए कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर या और दक्षिण यहाँ भी हो गया। अब यही कोणीय दूरी यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने यह एक कोणीय माप लिया और इसका नाम जैसे मान लेते हैं रख दिया जाए 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, और इसी यही 30 डिग्री होगा तो ये साउथ हो जाएगा। यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे ये नॉर्थ रहेगा, और यहाँ पे जो 30 डिग्री होगा ये साउथ होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो अब ये 30 डिग्री का अक्षांश हो गया। अब इन्हीं अक्षांश को मिलाने वाली रेखा, अब जैसे 30 डिग्री नॉर्थ को 30 डिग्री नॉर्थ से मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब इन्हीं अक्षांश को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी प्रकार इसको भी मिला दीजिए। ठीक, ये मिल गया। तो अब देखिए अक्षांश क्या था, जो मैंने चाप लिया यहाँ से एक चाप उत्तर की तरफ लिया, और यहीं से एक चाप दक्षिण की तरफ लिया, और यहीं से एक चाप उत्तर की तरफ लिया। तो यही जो चाप है, जो कोणीय माप है, वही अक्षांश है, और इन अक्षांशों को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होगी उनको हम अक्षांश रेखा कहेंगे। अब देखिए ये जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब या पृथ्वी का ये सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन यही रेखा को जब आप पिछले भाग से इसको मिला देंगे, पूरे ऐसे मिला देंगे, तो यह एक वृत्त का निर्माण कर लेगा, उसको आप अक्षांश वृत्त कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अक्षांश है ये कोणीय माप है, और इसी कोणीय माप को जब आप मिला देंगे तो वो अक्षांश रेखा हो जाएगी, और इसी अक्षांश रेखा को जब इसके पीछे भी आप बना लेंगे तो यह एक वृत्त के रूप में बन जाएगा, और इसी को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ठीक, तो ये 3 चीज़ों को आप लोगों ने सीखा कि अक्षांश
क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है और अक्षांश वृत्त क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं। जैसे मैं एक ब्लू कलर से एक रेखा और खींच रहा हूँ, देखिए जैसे कि ये इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर एक रेखा मैंने यहाँ पे खींच दिया उत्तर की तरफ, एक रेखा मैंने यहाँ खींच दिया उत्तर की तरफ, एक रेखा मैंने यहाँ पे खींच दिया उत्तर की दक्षिण की तरफ, और एक रेखा यहाँ पे मैंने खींच दिया दक्षिण की तरफ। ठीक, तो देखिए तो प्रत्येक रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल खींची जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल खींची जा रही है, मतलब कि इस तरीके से खींची जा रही है। ये दोनों अलग अलग जैसे हो गए, ये पैरेलल हो गया, इसके ऊपर एक और हो जाएगा, ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं एक दूसरे के पैरेलल और समांतर खींची जा रही हैं। इस आधार पर इन अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक अक्षांश रेखा हो गया, उसी को ही समांतर रेखा भी कहा जाता है। अब इसके बाद दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक अक्षांशों के बीच की एक दूरी होगी। जैसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया और ये 20 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अक्षांशों प्रत्येक अक्षांशों की क्या है, एक निश्चित दूरी है। जैसे यहाँ पे देखें तो एक अक्षांश ये हो गया, इसको मान लेते हैं 1 डिग्री, और एक अक्षांश ये हो गया, इसको मान लेते हैं 2 डिग्री। ठीक, ये 2 डिग्री हो गया। तो अब इन दोनों अक्षांशों के बीच में एक जो निश्चित दूरी है, यहाँ पे देख रहे हैं ये दूरी है। ठीक, एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश, तो इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर बताई गई है, 111 किलोमीटर। ठीक, तो यानी कि कह सकते हैं कि अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यदि आप इसको ज्यामितीय आधार पर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, ज्यामितीय आधार पर इन अक्षांश रेखाओं की दूरी का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो एग्जैक्ट जो दूरी निकल के आएगी वो 111.13 किलोमीटर होगा। तो ये एग्जैक्ट दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। ये ज्यामितीय आधार पर है, ज्यामितीय आधार पर है, ज्यामितीय आधार पर है। ठीक, लेकिन सामान्यतः लोग 111 किलोमीटर मानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। लेकिन यदि कभी एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो आप 111.13 किलोमीटर बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो जैसे मान लेते हैं ये 30 हो गया, अब यहाँ पर एक रेखा हो गया, हम एक रेखा खींच दे रहे हैं, जैसे ये हो गया, मान लेते हैं ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, यहाँ पर 90 और यहाँ पर ये 90 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी क्या है, 90 है। तो 90 जीरो से लेकर के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा और 0 से लेकर के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा। ठीक है, 90 अक्षांश रेखा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात, अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या। ठीक, तो 0 से लेकर के 90 उत्तर में और 0 से लेकर के 90 दक्षिण में। ठीक, और प्लस जो 0 डिग्री की एक अक्षांश रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा, इसको नाम दिया गया है 0 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको भी इसी में ऐड कर देंगे तो 1 डिग्री आपका, मतलब कह सकते हैं एक अक्षांश रेखा और ऐड हो गया, तो ये आपका हो जाता है टोटल 181। कितना हो जाता है, 181। लेकिन आप जरा सा ध्यान देंगे कि जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अक्षांश कोई रेखा नहीं होती है। 90 डिग्री का जो अक्षांश होता है वो कोई रेखा नहीं होती है, बल्कि वह एक बिंदु होता है। क्या होता है, बिंदु होता है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाएगा। तो अब इन दोनों में से, अब देखिए ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, तो दो बिंदु हो गए, ये दोनों रेखा तो है नहीं। तो अब इस 181 में इन दो को माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 179। तो यदि पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखा की संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो 179 है। अब इसी में यदि आपको पूछ लिया जाए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या, इसीलिए मैंने आपको
अक्षांश बताया, अक्षांश रेखा बताया। देखिए रेखा तो भाई जैसे कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, लेकिन ये दो बिंदु हैं लेकिन रेखा नहीं है। लेकिन यही बिंदु को जब आपस में आप मिला देंगे तब ये रेखा बनती है। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री की जो अक्षांश है, 90 डिग्री का जो अक्षांश है ये केवल अक्षांश है, न कि रेखा है। जबकि अक्षांशों की संख्या जो पूछा जाएगा तो अक्षांशों की संख्या 181 होता है। कितना होता है? 181 होता है। ठीक, क्योंकि अक्षांश की बात किया जा रहा है तो पूरे जो अक्षांश है 90 डिग्री का भी एक अक्षांश हो गया, तो इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये 181 ही होगा। लेकिन अक्षांश रेखा की संख्या पूछा जाएगा तो 179 होता है। ठीक, अब इसी में एक चीज़ आप लोग ये भी समझिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। लेकिन यहीं पर पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको एक किसी विशेष नाम से तो जाना जाता होगा, तो उस नाम, उस विशेष अक्षांशों का क्या, उस विशेष का क्या नाम होगा? ठीक है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को एक नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। ठीक, अब ग्लोब पर कुल 90 अक्षांश होते हैं। 0 डिग्री से लेकर के उत्तर में 90 और 0 डिग्री से लेकर के दक्षिण में 90, 90, 90, 180 और प्लस एक जो 0 डिग्री की अक्षांश है इसको भी एक इसमें ऐड कर देंगे तो 181 हो जाएगा। तो अक्षांशों की संख्या 181 होगी और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाएगा तो 179 होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री की अक्षांश कोई रेखा न होकर के बिंदु होती है। आप इसे चाहे तो ज्यामितीय आधार पर भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ज्यामितीय आधार पर। क्यों? अब जैसे यदि यहाँ से एक मैं लाइन ऐसे बना दे रहा हूँ, जैसे समझिए एक लाइन मैंने यहाँ से ऐसे बना दिया। ठीक, एक लाइन ये ऐसे हो गया और एक ये ऐसे हो गया। ठीक, तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। यहाँ तक ये कैसा संरचना बन के आ रहा है? देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे ही बन के आ रहा है, ये इस तरीके से बन के आ रहा है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ऐसे बन के आ रहा है। ठीक, इस तरीके से बन के आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? आधार है। ये विषुवत रेखा क्या हो गया? मान लेते हैं आधार हो गया। यहाँ पर ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो अब इसमें देखेंगे तो ये 90 डिग्री, इसको 90 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये 90 है ही, 90 डिग्री है ही, तो इसको काश से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? काश। ठीक है, तो काश यदि 90 डिग्री का मान आप निकालेंगे तो ये शून्य ही होता है। काश 90 डिग्री का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो शून्य हो गया तो इन दोनों को भी माइनस कर सकते हैं तो भी 179 हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यवहारिक तौर पे बता दिया गया और यहाँ पर आपको ज्यामितीय आधार पर बता दिया गया। इसी तरीके से ज्यामितीय आधार पर इसका भी जो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ज्यामितीय आधार पर 111.13 किलोमीटर होती है, जबकि अमूमन सामान्यतः लोग 111 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस अक्षांश के दूरी, उसके नाम और इनकी अक्षांश रेखाओं की संख्या और अक्षांशों की संख्या को जाना। अब देशांतर के बारे में थोड़ा सा यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, देशांतर को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे ग्लोब हो गया, लाइट आ रहा है क्या? लाइट आ रहा होगा तो बंद करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, भी पहले समझ लेते हैं। जैसे ये ग्लोब हो गया, अब इस यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री की एक देशांतर रेखा हो गई। मान लेते हैं कि यह 0 डिग्री की एक देशांतर रेखा हो गई। ठीक, जो पृथ्वी को दो ऊर्ध्वाधर भागों में डिवाइड कर रहा है और 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है ये भी पृथ्वी को दो क्षैतिज रूपों में विभाजित कर देता है। तो इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक, मध्याह्न इसलिए कि ये मध्य से होकर के गुजर रहा है, इसलिए प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन टाइम कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन टाइम, सॉरी प्राइम मेरिडियन लाइन होगा, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, अब देखिए कि प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम, इस प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम, ठीक है, मापी गई कोणीय दूरी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पूर्व में और यहाँ पर पश्चिम में, और यहाँ पर पूर्व में, यहाँ पर पश्चिम में एक मान लेते हैं कि कोणीय दूरी ले लिया गया, तो मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाएगा? देशांतर कहलाएगा। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी
देशांतर कराती है और इन कोणीय दूरी को, जो कोणीय दूरी है लिया गया है, इसको जो मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी, इसको मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होगी, इसे आप देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देशांतर और देशांतर रेखा ये दोनों क्या है, ये भी अलग अलग हैं, होते एक ही हैं एक तरीके से। ठीक, तो ऐसे समझिए कि प्रधान या वृत्त के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान है ना, प्रधान या वृत्त रेखा के पूर्व और पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कराती है और इन स्थान से गुजरने वाली रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला देती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देशांतर के बारे में भी जाना, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि दो यहाँ पर जैसे देशांतर है तो दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है, यदि इसको मिटा दिया जाए, ये सही से बना नहीं है यहाँ पर, इसको यदि मिटा करके मैं फिर से अच्छे से बना दूँ तो बात कुछ समझ में आए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक विषुवत रेखा हो गया, इसको कहेंगे आप 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा हो गया। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री का एक पॉइंट हो गया और यहाँ पर एक 90 डिग्री का पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ से देशांतर रेखा एक मैं बना रहा हूँ, एक यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक, एक बीच में भी छोटा सा बना दूँ, इस तरीके से और ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दो देशांतरों के बीच की दूरी इस विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। ये विषुवत रेखा है तो भूमध्य रेखा के आसपास दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो गया, दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य होता है और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी की जो लंबाई होगी 111.32 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोरे। और जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए आप कि अक्षांशों को तो समांतर रेखा कहते हैं, ये बात आपको पता चल गया। अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक। अक्षांशों को समांतर कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं। अब इसमें ये समझने की बात है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे मान के चलिए कि 181, 180 या 179, ठीक है, आप जो भी इसमें समझिए, विषुवत रेखा को छोड़ करके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को छोड़ करके सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लघु वृत्त कहलाती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा अन्य सभी अक्षांश रेखाओं से क्या है? अधिक लंबी है। बाकी और जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो छोटी होती चली जाती। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे देख रहे हैं अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या हो रही है, यहाँ से लंबाई जो कम होती चली जा रही है। इसलिए 0 डिग्री को छोड़ करके, बोर्ड पर देखिए, 0 डिग्री को छोड़ करके सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं, जबकि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा बृहद वृत्त होती है। क्या होती है? बृहद वृत्त होती है। आप कहीं नोट करते चले जाइएगा, ठीक। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा बृहद वृत्त होती है। क्या होती है? बृहद वृत्त होती है, बृहद वृत्त होती है। बाकी सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं, लघु वृत्त होती हैं।
अब यहीं पर देशांतर की बात मैं करता हूँ कि ये जो देशांतर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो सभी देशांतर, जितने भी देशांतर हैं, ये सभी देशांतर बृहद्वृत्त होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं बृहद्वृत्त कहलाती है, बृहद्वृत्त कहलाती है, जबकि प्रत्येक देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। क्यों? देख रहे हैं ना कि ये अर्धवृत्त के रूप में है, ये पूर्णतः गोला नहीं है, ये आधा गोला है, इसलिए अर्धवृत्त है। तो प्रत्येक अक्षांश क्या होते हैं? ये अर्धवृत्त होते हैं, लेकिन सभी जो देशांतर होते हैं ये बृहद्वृत्त होते हैं, ठीक है, यानी कि बृहद्वृत्त होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अक्षांश रेखाओं के, कुछ अक्षांश रेखाएं हैं उनके नामों के बारे में जानेंगे, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से। अब यहाँ पर बीच में एक अक्षांश रेखा हो गया, बीच में एक अक्षांश रेखा हो गया, ठीक। इसे नाम दे दिया जाता है 0 डिग्री का। एक इसके ऊपर अक्षांश रेखा हो गया, इसे नाम दे दिया जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर एक रेखा हो जाए, खींच दिया जाए दक्षिण की तरफ, और इसे भी नाम दे दिया जाए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। एक रेखा इसके ऊपर बना दिया जाए, ये हो गया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और एक रेखा यहाँ पर हो गया, और इसका नाम दे दिया जाए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक। साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक। तो ये कुछ ऐसे अक्षांश हैं जो विशेष प्रकार के अक्षांश हैं, और इन विशेष अक्षांशों का नाम रखा गया है। क्या नाम है? जो बीच में है 0 डिग्री की रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक, अब जरा समझिएगा कि इसे आर्कटिक वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह एक बड़े जलीय क्षेत्र से होकर के जाता है। उस जलीय क्षेत्र का नाम आर्कटिक महासागर है, इस कारण से इसको आर्कटिक वृत्त का नाम दे दिया गया। वहीं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है, यह एक बड़े भूभाग से होकर के जाता है, इसका नाम अंटार्कटिका है। यहाँ पे एक महाद्वीप है जो बर्फ अवस्था में है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के जा रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, अब इसके अलावा
यहाँ पे जो कर्क रेखा देख रहे हैं ये कई देशों से होकर के जाएगा, महाद्वीपों से भी होकर जाएगा, 2-3 महाद्वीपों से होकर जाएगा, मैं नाम बताऊंगा, और कई जलीय क्षेत्रों से होकर के भी जा रहा है, इसलिए इसे कर्क रेखा का नाम दिया गया। किसी विशेष जलीय भाग या स्थलीय भाग के आधार पर इसका नामकरण नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यह किसी विशेष जलीय या स्थलीय भाग से होकर के नहीं जा रहा है, जबकि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक विशेष जलीय भाग से होकर जा रहा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक विशेष स्थलीय भाग से होकर के जा रहा है। इसलिए इन दोनों का नाम इसी के नाम पे रखा गया है, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। जैसा कि मैंने भारत के भूगोल में पढ़ाया कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो जो भारत है, हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की जो स्थिति है हिंद महासागर में जैसी देखने को मिलती है वैसी स्थिति हिंद महासागर में किसी अन्य देशों की देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रख दिया गया, हिंद महासागर या इंडियन ओशन। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी बात हो रही है कि ये अंटार्कटिक जो वृत्त है अंटार्कटिका भूभाग से होकर जा रहा है, आर्कटिक महासागर से होकर जा रहा है, इसका नाम रख दिया गया। अब लेकिन भूमध्य रेखा का नाम भूमध्य रेखा इसलिए रखा गया क्योंकि ये भूमि और मध्य यानी कि भूमि के मध्य से होकर के जा रहा है, यानी कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, इसके मध्य से होकर के ये गुजरता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इनको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती हैं, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो जब भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो उस दिन सर्वत्र पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है, 12-12 घंटे का होता है। ठीक, तो 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषु कहा जाता है और 23 सितंबर वाले स्थिति को शरद विषु कहा जाता है। इस आधार पर विषु के आधार पर इसको विषुवत रेखा भी कह दिया गया। और वहीं कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एक वर्ष में एक बार लंबवत होती है 21 जून के दिन, उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। फिर उसके बाद सूर्य एक बार मकर रेखा पर आएगा 22 दिसंबर के दिन, और 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होंगी, उस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, अभी जब मैं पृथ्वी की गति के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर दिन रात का होना, दिन रात की अवधि में अंतर का होना, मौसम या ऋतु परिवर्तन कैसे होता, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। अभी तो मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में बता रहा हूँ। ये भूगोल का वह चैप्टर है जिससे आप भूगोल के विषय में समझ सकते हैं। भूगोल क्या है? ये स्थानों का विज्ञान होता है, स्थानों का विशेष स्थानों के अध्ययन का जो है कि ये विज्ञान होता है। ठीक है, तो आप विशेष स्थानों का अध्ययन करने के लिए जब तक आप इन रेखाओं से परिचित नहीं होंगे तब तक आपको भूगोल समझ में नहीं आ सकता है। अब देखिए भूमध्य रेखा की भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा भूमध्य रेखा की। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसे इंग्लिश में EQUATER इक्वेटर लाइन। ठीक, इसे भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों विषुवत कहते हैं, क्यों भूमध्य कहते हैं, मैंने बताया। अब थोड़ा सा भूमध्य रेखा की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को यह 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जो भूमध्य रेखा होता है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तर में और दक्षिण में विभाजित करता है। उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत गिरती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होता है, यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होगा, ग्रीष्म ऋतु ही रहता है। और यहाँ का जो दैनिक तापांतर होता है सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ पर दैनिक तापांतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जाड़ों में देख लीजिए तो दिन का तापमान थोड़ा सा अधिक रहता है लेकिन रात का तापमान ज़्यादा गिर जाता है। तो यहाँ पर तापांतर में क्या है, विषमता देखने को मिलता है, यानी कि तापांतर अधिक होता है। जबकि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, यहाँ पर तापांतर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दिन का तापमान और रात का तापमान लगभग एक समान ही रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि इस भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण का दर बहुत अधिक होता है। वाष्पीकरण होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हर समय क्या होता है, वर्षा होती है। और वो जो वर्षा होती है दोपहर के 2 बजे के बाद, प्रत्येक दिन होता है दोपहर के 2 बजे के बाद संवहन के रूप में वर्षा होती है, जिससे संवहनी वर्षा कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होता है वो न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक रहता है।
ठीक, इतना आप लोगों ने इसके बारे में जाना। अब ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, अब ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, यह पृथ्वी के कितने महाद्वीपों से होकर के जाएगा? तो यदि आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप से होकर जाएगा, यहाँ पर मैं ए लिख दे रहा हूँ, एशिया महाद्वीप से होकर जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाएगा, और साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर के जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है ये 3 महाद्वीपों से होकर के जा रहा है। पूर्व में एशिया महाद्वीप, बीच में अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के जाता है और इन 3 महाद्वीपों में कुल 13 देशों से होकर के जाता है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 13 देशों से होकर के जाता है, 13 देशों से होकर जाता है, या ये कह सकते हैं कि 13 देश भूमध्य रेखा पर स्थित है और 3 महाद्वीप भी इस भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब इन एशिया महाद्वीप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे? तो एशिया महाद्वीप में यदि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ अब आप बढ़िए, पूर्व से पश्चिम की तरफ आप यदि बढ़ेंगे तो इसमें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कर लीजिए, यहाँ पर मैं पश्चिम से पूर्व कर, भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप एवं देश, महाद्वीप एवं देश, ठीक। यहाँ क्रम पश्चिम से पूर्व कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अब देखिए एशिया महाद्वीप में पश्चिम से पूर्व में यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मालदीव पश्चिम की तरफ, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब यदि आप अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इस अफ्रीका महाद्वीप में साओ टोम प्रिंसेप मिलेगा। क्या मिलेगा? साओ टोम प्रिंसेप, ठीक। ये साओ टोम प्रिंसेप एक द्वीपीय देश के रूप में मिलेगा। गैबन मिलेगा। क्या मिलेगा? गैबन। उसके बाद क्या मिलेगा? कांगो मिलेगा, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक मिलेगा। उसके बाद युगांडा मिलेगा। आप लोग मैप में भी इसको सर्च कर सकते हैं। युगांडा मिलेगा, केनिया मिल जाएगा, केनिया मिलेगा, और केनिया के बाद सोमालिया, ठीक। तो सोमालिया सबसे पूर्व में मिलेगा और साओ टोम प्रिंसेप सबसे पश्चिम में मिलेगा। अब इसके बाद एक दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर के भूमध्य रेखा जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में देखिए तो इक्वाडोर मिल जाएगा, इक्वाडोर मिलेगा, और इसके पूर्व में आइए कोलंबिया मिलेगा। क्या मिलेगा? कोलंबिया मिलेगा। इसके पूर्व में आइए एक बड़ा सा देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील मिल जाएगा, ब्राज़ील मिलेगा, और इसके पूर्व में आ जाइए, ठीक है, नहीं, अब ब्राज़ील के बाद कोई देश नहीं मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका के साओ टोम प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक, इतने। अब यहीं पर आप एक ध्यान देंगे, यदि आप लोग मैप देख रहे होंगे तो उसमें आप लोग ज़रा सा एक चीज़ भी देख लीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में ही
एक झील है, नाम है उसका विक्टोरिया। तो इस विक्टोरिया झील से होकर के भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, विक्टोरिया झील से होकर के भूमध्य रेखा जाती है। अब इसके बाद हम लोग कर्क रेखा को देखते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में भी जानते हैं। तो कर्क रेखा क्या होती है कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री स्थित होती है और इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर कहते हैं। तो अब कर्क रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप मिलेंगे? तो कर्क रेखा पर भी आपको पहला महाद्वीप पूर्व की तरफ आएंगे, देखेंगे तो ये एशिया महाद्वीप मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एशिया महाद्वीप मिलेगा। कर्क रेखा में ही आपको अफ्रीका महाद्वीप मिल जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। और कर्क रेखा पर ही नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप कह सकते हैं कि मध्य अमेरिका मिलेगा। तो अब एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो अब एशिया के कौन कौन से देश आएंगे? तो एशिया में यदि आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कर्क रेखा पर स्थित देश, कहाँ पे मैं लिख दूँ कर्क रेखा पर स्थित देश के बारे में? यहाँ पर लिख देता हूँ। कर्क रेखा पर, यहाँ तो नीचे दिखाई देगा नहीं, यहाँ पे कर्क रेखा पर स्थित देश। देखिए, कुछ चीज़ों को मैं बताना भूल जा रहा हूँ, दिमाग से निकल जा रहा है। तो एक चीज़ और मुझे याद आ गया कि अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है। ठीक है ना, कहाँ पे? कांगो, कहाँ गया कांगो? ये कांगो गणराज्य में। तो कांगो गणराज्य में एक नदी है, इसका नाम है कांगो जायरे। क्या नाम है? कांगो जायरे। तो ये जो कांगो जायरे नदी है, ये कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार ऐसे काटती है। तो इसका नाम रख दिया जाए कांगो। क्या नाम हो गया? कांगो, CANGO, कांगो हो गया। ठीक, अब कर्क रेखा की बात करते हैं हम लोग। कर्क रेखा पर स्थित देश, तो जो कर्क रेखा पर स्थित देश है तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए एशिया का। ठीक, एशिया को देख लीजिए। एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे? पूर्व से पश्चिम चलते हैं हम लोग। आप लोग मैप में देखते रहिए, मैं नाम लिख रहा हूँ, आप पूर्व से पश्चिम चलिए। तो पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो एशिया महाद्वीप में ताइवान मिलेगा, ताइवान मिलेगा। इसके ताइवान के पश्चिम में चीन मिलेगा। ताइवान हो गया, चीन हो गया। और उसके बाद आप आइए, ताइवान, चीन, म्यांमार आएगा, म्यांमार के बाद भारत, इसके बाद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बाद आप उधर चले जाइए तो ओमान मिलेगा। क्या मिल जाएगा? ओमान के बाद UAE मिलेगा पश्चिम की तरफ, और इसके पश्चिम में मिल जाएगा सऊदी अरब। क्या मिल जाएगा? सऊदी अरब मिलेगा। ठीक, एशिया से। अब देखिए अफ्रीका से कर्क रेखा पर ही स्थित, यहाँ पर एक मैं लाइन बॉर्डर बना दे रहा हूँ। अब इसके बाद अफ्रीका में देखिए, तो अफ्रीका में यदि आप पूर्व में देखेंगे तो मिस्र है। क्या है? मिस्र है। लीबिया, मिस्र, लीबिया। चाड है, नाइजीरिया है। चाड का बहुत जरा सा सीमा कर्क रेखा को टच कर जाता है। तो मिस्र, लीबिया, चाड, और उसके बाद नाइजीरिया, अल्जीरिया के बाद आपको मिल जाएगा माली, मार्टिनिया, और एक देश और मिल सकता है। कौन सा है सबसे पश्चिमी अफ्रीका के? तो सहारा मिलेगा, पश्चिमी सहारा। ठीक, एक और बचा महाद्वीप कर्क रेखा के लिए, बच गया क्या? उत्तरी अमेरिका।
इसको आप मध्य अमेरिका भी कह सकते हैं, इसे आप मध्य अमेरिका भी कह सकते हैं। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो मध्य अमेरिका से एक मैक्सिको हो जाएगा, बहामास हो जाएगा और हवाई द्वीप हो जाएगा। तो मैक्सिको, बहामास और हवाई द्वीप। तो सबसे पहले आपको बहामास मिलेगा पूर्व में, और उसके बाद मैक्सिको मिलेगा, और फिर उसके बाद हवाई द्वीप मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पूर्व में देखेंगे तो बहामास, बहामास बदमाश नहीं है, बहामास द्वीपीय देश, मैक्सिको, मैक्सिको ये कैरिबियाई सागर में है बहामास, और मैक्सिको एक देश हो गया। एक हवाई द्वीप हो गया, हवाई द्वीप हो गया, ठीक है। तो ये 3 मिल गए। तो इतने क्षेत्रों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर के कर्क रेखा जाती है, और ये एशिया के विभिन्न देश, अफ्रीका के विभिन्न देश और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों से होकर के जाती है। एशिया में ही भारत जो देश है, तो भारत देश के ठीक मध्य से होकर के कर्क रेखा जाती है, बीचों बीच से होकर के जाती है, और ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। अब इसमें भारत में एक नदी है, उस नदी का नाम माही है। क्या नाम है? माही नदी है। ये माही नदी भी इस कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक। इस कर्क रेखा को 2 बार, यहाँ पर इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो ये हो गया माही, क्या हो गया? माही नदी। अब इसके बाद 66.5 डिग्री की भी बात कर लेते हैं। बेचारा ये बचा हुआ है, कब से इंतजार कर रहा है ये भी कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। अभी मकर रेखा वाला भी इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। लो, आ गया नंबर। अब देखिए, आर्कटिक वृत्त क्या है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। चूंकि ये आर्कटिक महासागर से होकर के जाता है, इसलिए इसको आर्कटिक वृत्त का नाम दिया गया। अब यह निम्न भूभागों से होकर के जाता है आर्कटिक वृत्त। अब देखिए पश्चिम में यहाँ पे देखेंगे आर्कटिक वृत्त की बात हो रही है, तो पश्चिम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा अलास्का। क्या मिलेगा? अलास्का किसका भाग है? यूएसए का है। कनाडा के बाद पूर्व में चलिए, ये ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड पर भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का अधिकार है, लेकिन प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का अधिकार है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड के बाद यूरोप में चले जाइए, जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, तो उस स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 आते हैं देश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और एशिया महाद्वीप का एक देश बेचारा बचा है, रूस, ठीक है। तो अब इसमें यदि आप देखें कि जो आर्कटिक वृत्त है, ये एशिया से भी होकर के जाता है, एशिया से, यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से, ठीक। ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के जाता है। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत यूएसए, कनाडा आ गया। ग्रीनलैंड तो छोड़ दीजिए, विवादित के रूप में हो गया, लेकिन ग्रीनलैंड भूभाग से भी होकर के जाएगा। यूरोप के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एशिया के अंतर्गत रूस आ गया, ठीक। इसमें एक आइसलैंड है, ठीक है ना, एक आइसलैंड है, उससे भी टच होकर के ये जाता है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद कर्क रेखा में कहाँ गया? हाँ, कर्क रेखा में मिस्र। तो मिस्र में देखेंगे तो एक झील है, उसका नाम है नासिर। उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, नासिर। तो इस नासिर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, नासिर। ये नासिर क्या है? एक झील है। तो इस नासिर झील से होकर के कर्क रेखा जाती है, और यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है वो विक्टोरिया झील से होकर के जाती है। किससे जाती है? विक्टोरिया झील से होकर के जाती है। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सब कुछ मैं डिटेल से बता रहा हूँ। अब मकर रेखा बचा। अंटार्कटिक वृत्त के बारे में नहीं बताऊंगा, इसमें कोई बहुत नहीं। ये अंटार्कटिक जो वृत्त है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के जाता है। अब मकर रेखा, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो अक्षांश होती है, उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा देख लीजिए कि किस किस महाद्वीप से होकर जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका आ जाइए,
अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अब आप आ जाइए यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका। तो मकर रेखा ये 3 महाद्वीपों से होकर के जा रहा है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका से। अब ये जो मकर रेखा है, अब इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक। मकर रेखा पर स्थित देश। अब ये जो मकर रेखा पर स्थित देश है, सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो एक डायरेक्ट आपका ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, ठीक ना, एक डायरेक्ट आपका ऑस्ट्रेलिया हो ही गया। ऑस्ट्रेलिया एक हो गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। टोंगा ये द्वीपीय देश है, टोंगा। और फ्रेंच पॉलिनेशिया, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। देशांतर रेखा के बारे में भी मैंने बताया, थोड़ा सा भी कुछ इसमें बाकी है और उसको मैं बता दूंगा अभी। पहले इसके बारे में आप समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, टोंगा हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर जाएगा। तो देखिए इसके पूर्व में मेडागास्कर है, मेडागास्कर से होकर जाएगा। मेडागास्कर ये लौंग के आकार का एक द्वीप है मेडागास्कर। मोजाम्बिक से जाएगा, मोजाम्बिक से जाएगा। मोजाम्बिक एक चैनल भी है, मोजाम्बिक की एक धारा भी है। दक्षिण अफ्रीका से होकर जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से होकर के जाएगा। और बोत्सवाना से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? बोत्सवाना से होकर के जाएगा। और एक जाएगा नामीबिया से होकर के जाएगा। किससे होकर जाएगा? नामीबिया से होकर के भी जाएगा। ठीक, ये नामीबिया है, नामीबिया। ठीक, अब यही बोत्सवाना और नामीबिया की सीमा पर एक नदी है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है भैया? लिम्पोपो। आप लोग एटलस में ढूंढ लीजिए लिम्पोपो। अब ये जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका नाम क्या हो गया? लिम्पोपो, लिम्पोपो। ठीक है, तो अब यदि आप देखें, पहले एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ साउथ अमेरिका वाली बात। साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के कौन कौन से देश मकर रेखा पर स्थित होंगे? तो सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका का तो ब्राज़ील हो गया। पराग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, पराग्वे, अर्जेंटीना। एक देश जो चाकू के समान है, एकदम छुरी के समान है, चिली। तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली देशों से होकर के मकर रेखा जाता है। ठीक, कौन सी नदी यहाँ पर है? तो ये मैंने बताया कि ये लिम्पोपो नदी हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप एक चीज़ को ढूंढेंगे, मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा झील मकर रेखा को स्पर्श करता है। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे ब्राज़ील को देखिए, जरा सा ध्यान से ब्राज़ील देखिएगा। ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है। ब्राज़ील यहाँ पर है, मकर रेखा वाले भाग में होगा, और भूमध्य रेखा वाले भाग में भी ब्राज़ील होगा। तो ब्राज़ील इतना बड़ा देश है कि इससे होकर के दो रेखाएं जा रही हैं। कौन कौन सी? एक भूमध्य रेखा और एक कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, तो ये मकर रेखा भी ब्राज़ील से होकर जाएगा और भूमध्य रेखा भी ब्राज़ील से होकर के जाएगा। अब देखिए, मैंने बताया कि 3 नदियाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर में हो गया ये कर्क रेखा, और ये भूमध्य रेखा, और यहाँ पर
मकर रेखा, मकर रेखा। अब ये तीनों रेखाएं देखिए ध्यान से, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर जा रही हैं? अफ्रीका से, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा अफ्रीका से, और मकर रेखा भी अफ्रीका से। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप इन कर दिया, ये तीनों अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के जा रही हैं। देखिए यहाँ अफ्रीका और यहाँ भी अफ्रीका। एक चीज़ और समझिए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, माही का यम हो गया। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तांगो सी हो गया, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो का यल हो गया। तो आप एलसीएम ले लीजिए, LCM, ठीक है, LCM, L यानी कि लिम्पोपो मकर रेखा को काटेगा, C का मतलब कांगो भूमध्य रेखा को काटेगा, M का मतलब माही नदी कर्क रेखा को काटेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर से संबंधित उन सभी चीज़ों के बारे में जान लिया, और साथ ही साथ इन अक्षांश कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो अक्षांश है, इन अक्षांशों पर कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन से देश स्थित है, इनके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जान